वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पाठशाला। मैंने पिछले वीडियो में आपको दो समीकरण को संतुलित करने के लिए बताया हुआ था और जैसा कि मैंने बोला था कि कुल और 8 उदाहरण जो है मैं एक अन्य वीडियो के जरिए आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए चलते हैं कुछ अन्य उदाहरणों की और किस तरीके से आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने हैं। अभी तक 4-5 उदाहरण हो चुके हैं, आपको समझ में आ जाएंगे और जिन्हें ना समझ में आए वो सभी वीडियो को अच्छे से देखें तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 आप देख सकते हैं। उदाहरण नंबर 3 का शब्द समीकरण क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो क्या बनाता है? जल और सल्फर डाइऑक्साइड। जल और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है ना। तो जल और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ऑक्सीजन को हमेशा O2 लेना है, जल H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो इनके चारों ओर बॉक्स बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके इंटरनल में कोई भी परिवर्तन नहीं करने। बॉक्स क्यों दिया जाता है ये आपको आज समझ में आ गए होंगे अगर पिछले वीडियो को आप देखे हुए हैं तो। अब हमें क्या करना है? देखना है LHS और RHS यानी अभिकारक में जो तत्व हैं उनके कितने परमाणु हैं और उत्पाद में जो तत्व हैं उनके कितने परमाणु हैं, है ना। तो हम देखते हैं सबसे पहले हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अगर हम देखें तो कितने हाइड्रोजन है ना। तो अगर LHS में अभिकारक में देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ठीक है, हाइड्रोजन तो बराबर है। सल्फर कितना है? 1। और उत्पाद में सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। और ऑक्सीजन जो है अभिकारक में 2 और उत्पाद में कितना है? 3। यानी हमें सबसे पहले किसे संतुलित करना है? ऑक्सीजन को संतुलित करना है। किसे संतुलित करना है? ऑक्सीजन को। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि ये 2 है और ये क्या है? यहाँ पर हो जा रहे हैं 3। तो 2 गुना 3 क्या हो गया? 6। 2 गुना 3 कितना हो गया? 6। यानी ऑक्सीजन या तो 6 बनेगा या 6 का मल्टीपल 12, है ना। तो पहले हम लोग 6 बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसे आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को ध्यान दें कि अगर यहाँ ऑक्सीजन 2 है और इधर कितने हो जा रहे हैं? 3। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम ही लेते हैं तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुना 3 2 3 6। यानी ऑक्सीजन को कितना बनाना है? या तो 6 या 6 के मल्टीपल 12, 18, इस रेशियो में आप बना सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग 6 देखेंगे कि 6 हो पाता है या नहीं। तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन है ना। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है? 2 है और यहाँ एक 3 है और इधर है 2, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग? अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 दूनी ये हो गया 6। इधर हो गया कितने ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन हो गया। अब इधर भी हमें कितने करने हैं? 6 करने हैं। तो हम क्या करते हैं? ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग इसे क्या करते हैं? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया। और ये एक 5 है तो इसे 2 से गुना कर दीजिए। ये कितना हो गया? 2 हो गया। तो 2 प्लस 4 कितने हो गए? 6। ऑक्सीजन हो गए 6। ये तो हो गए। अब हमें क्या देखना है कि जो अन्य परिवर्तन में जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ? 2 और 2 दूनी 4 यानी हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो हाइड्रोजन को अब हमें 4 करना है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी 4 हो गया। तो बचा क्या? सल्फर। सल्फर इधर कितना हो गया? 2। और उधर सल्फर कितना है? तो सल्फर इधर भी 2 है। यानी संतुलित हो गया यह समीकरण। देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। 2H2S प्लस 3O2, है ना। एरो 2H2O और 2SO2। आशा आप इसे समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं चौथे उदाहरण की ओर। चौथे उदाहरण में हम लोग क्या देख सकते हैं? ये साधारण सा रासायनिक समीकरण है। हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन की अभिक्रिया होकर क्या बनता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग कहते हैं, है ना, HCl, ठीक है। तो हाइड्रोजन को H2 से दर्शाएंगे और क्लोरीन है तो Cl2 और अभिक्रिया के बाद ये क्या बनता है? HCl बनता है। अब हमें देखना है कि क्या कमी है। हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 और इधर हाइड्रोजन कितना है? 1। क्लोरीन इधर कितना है? क्लोरीन इधर है 2 और RHS में उत्पाद में क्लोरीन कितना है? 1। यानी हमें दोनों को संतुलित करना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन को। तो हम क्या करेंगे? इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन भी हो गया 2 और क्लोरीन भी हो गया 2। यानी अभिकारक और उत्पाद में
जो तत्व मौजूद है उनके परमाणु क्या है, बराबर हो गए, इसलिए यह रासायनिक समीकरण भी क्या हो गया, संतुलित। अब हम लोग पाँचवें उदाहरण को लेते हैं। तो पाँचवें उदाहरण को अगर हम लोग देखें तो पाँचवें उदाहरण क्या है, सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल की अभिक्रिया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो सोडियम को Na से दर्शाते इसलिए Na लिखा गया, जल को H2O से दर्शाते इसलिए H2O लिखा गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH, तो NaOH। नाइन्थ क्लास में आप लोगों ने जो है रासायनिक सूत्र लिखना सीखा था, जिन्हें नहीं याद है वो एक बार नाइन्थ के बुक को ज़रूर रिव्यू कर लें। तो रासायनिक समीकरण में जो शब्द समीकरण दिए हों और उनके सूत्र लिखने हों तो इसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए आप नाइन्थ क्लास की बुक को एक बार रिव्यू ज़रूर कर लें। तो चलिए, हाइड्रोजन H2O। अब हम देखते हैं अभिकारक में जो है सोडियम कितना है, 1, और उत्पाद में सोडियम कितना है, 1, है ना। अब फिर हाइड्रोजन अगर देखें, हाइड्रोजन कितना है अभिकारक में, तो 2 है, और उत्पाद में कितने हैं, 1 और 2, कितने हैं, 3, ठीक है। हाइड्रोजन जब कितने हो गए, 1 और ये 2, 3 हो गए, है ना। अब हमें क्या है, तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन कितना है इधर, 1, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1, यानी सोडियम संतुलित है, ऑक्सीजन संतुलित है। अब हमें संतुलित किसे करना है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन को करना है। तो देखिए 2 या 6 जो है कुछ जटिल होगा तो वहाँ करना है, लेकिन यहाँ हमें 6 करने की आवश्यकता नहीं है, हम इसे 2 से भी संतुलित कर सकते हैं। वो ज़्यादातर वह लागू होते हुए नज़र आएंगे आपको, जो मैंने आपको पिछले समीकरण में अभी बताया, है ना, समीकरण 3 में। खैर यहाँ देखिए हम लोग क्या देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इधर कितना है, 3, और इधर कितना है, 2, तो हाइड्रोजन को ही संतुलित करना है। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाता है, 4, और ये इधर कितना हो जाता है, 3 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हाइड्रोजन हो गया 2, और इधर 2, 4 हो गया, हाइड्रोजन तो हो गया। लेकिन अब ये सोडियम 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया, तो यहाँ पर 2 से गुना किया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन सोडियम एक ही है, तो इसलिए सोडियम को 2 से गुना कर दीजिए, है ना। तो इस प्रकार से जो है आप देख सकते हैं कि ये समीकरण जो है ये भी संतुलित हो जाता है ना। ये देखिए ये संतुलित है, यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं, पाँचवें उदाहरण हो गया। अब हम लोग छठे उदाहरण की ओर चलते हैं। तो देखिए छठा उदाहरण क्या कह रहा है, छठे उदाहरण में शब्द समीकरण है बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ इसकी अभिक्रिया होती है। तो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2, क्लोराइड जब भी आएंगे तो Cl2 होता है ना, तो BaCl2 मैंने लिखा। फिर एल्यूमिनियम सल्फेट तो Al2SO4 का होल 3 सल्फेट है। यहाँ आपको ध्यान देने वाली चीज़ें मैंने अभी आप जिक्र किया कि नाइन्थ क्लास में जो आपने पढ़ा था रासायनिक सूत्र लिखने का, आप उसे अच्छे से याद रखें। आपको याद होगा तो एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती थी, 3, और SO4 सल्फेट का कितना होता था, 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे हम लोग, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। एल्यूमिनियम का होता था 3+ और SO4 का होता था 2, है ना। तो 2 माइनस होता था, 2 जो है इसके साथ जाकर यहाँ गुना होगा, और ये 3 जो है यहाँ जाकर गुना होगा, यानी क्या हो जाएगा, Al2SO4 का होल 3। देखिए इसलिए एल्यूमिनियम सल्फेट को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है। आशा आप इसे समझ रहे होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नाइन्थ क्लास के बुक को एक बार आप रिव्यू अवश्य कर लें। चलिए हम लोग इसे फिर से देखते हैं अच्छे से। तो एल्यूमिनियम सल्फेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके रासायनिक सूत्र को, बेरियम सल्फेट यहाँ लिखा हुआ है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखिए आपको सूत्र याद रखने बहुत आवश्यक है, और यह सूत्र कैसे लिखा जाता है ये एटलीस्ट याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, है ना। क्योंकि आपको शब्द समीकरण दिए रहेंगे तो उन्हें पहले आपको कंकाली समीकरण में कन्वर्ट करना होगा और फिर संतुलित करना होगा, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बेरियम क्लोराइड को। देखिए मैंने यहाँ बॉक्स किया हुआ है ना। तो यहाँ पर तो बॉक्स किया हुआ है हमने, तो बॉक्स किया हुआ है तो क्या है, अब देखिए बेरियम इधर कितने हैं, 1, और RHS में अर्थात उत्पाद में भी कितना है, बेरियम 1, तो इसे तो कुछ नहीं करना है। क्लोरीन इधर कितने हैं, 2, और इधर क्लोरीन कितने हैं, 3, तो क्लोरीन अभी असंतुलित है। एल्यूमिनियम कितना है LHS में, 2,
और RHS में एल्यूमिनियम कितना है 1, यानी एल्यूमिनियम को भी हमें संतुलित करने की आवश्यकता है। SO4 कितने हैं 3, और यहाँ SO4 कितने हैं 1। तो सबसे ज़्यादा असंतुलित कौन नज़र आ रहा है हमें? अभी SO4 ही सबसे ज़्यादा असंतुलित दिख रहे हैं, यानी SO4 को हमें 3 करना है ना, सल्फेट को। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे देखिए, सल्फेट को हमको क्या करना है, इधर 3 करना है, तो 3 से गुना कर दीजिए। जब 3 से आप गुना करेंगे इसको, तो ये क्या हो गया, सल्फेट हो गया 3, ये तो संतुलित हो गया। अब बेरियम कितना हो गया 3 हो गया, अदर बेरियम कितना है 1, तो बेरियम को 3 करना होगा, तो यहाँ 3 से गुना कर दिए, तो बेरियम हो गया 3, बेरियम तो 3 हो गया, बेरियम संतुलित, तो SO4 संतुलित है अभी। तो क्लोरीन इधर देखिए 3 गुना हो जाएगा क्लोरीन से, तो ये कितना हो जाएगा क्लोरीन, 3 दूनी 6 हो गया। तो क्लोरीन को भी हमें क्या करना होगा, उधर 6 करना होगा, है ना। तो 6 करने के लिए हमको क्या करना होगा, आप इधर देखिए RHS में क्लोरीन कितने हैं 3, अगर ये 2 से गुना हो जाए तो क्या हो जाएंगे, ये जो है क्लोरीन भी 6 हो जाएगा। तो हम इसे 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करने पे क्लोरीन हो गया कितना 6, तो क्लोरीन भी संतुलित हो गया। अब बचा एल्युमिनियम, इधर हो गया 2 और उधर भी एल्युमिनियम 2 था, तो सभी के सभी संतुलित हो गए। इसीलिए देखिए ये 6ठे नंबर रासायनिक समीकरण का संतुलन है यहाँ पर, है ना। आप इसे खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से संतुलित करने का प्रयास करें, है ना, और नहीं होता है तो फिर से वीडियो को देखें, इस तरीके से आप अच्छे से सीख पाओगे, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं 7वें उदाहरण को। 7वां उदाहरण क्या है, 7वें उदाहरण पे हम लोग ध्यान दें तो जिंक जो है, जिंक सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कर रही है ना, तो जिंक नाइट्रेट और सिल्वर का निर्माण होता है। तो जिंक को Zn से, जिंक का जो है प्रतीक जो है संकेत वो Zn होता है। सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट मतलब NO3, तो AgNO3 हो गया, फिर उसी तरह के जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल 2 हो गया, फिर सिल्वर का Ag हो गया। ये तो हमने सर जो है शब्द समीकरण का कंकाली समीकरण यहाँ लिखा। अब कंकाली समीकरण में बॉक्स बनाना मैंने क्यों दिया है, जब आप सीख जाए तो बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप समझ रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है। तो अगर हम ध्यान दें इसमें, तो हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले Zn को देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, Zn जिंक को देखते हैं। तो जिंक Zn इधर कितना है, LHS में अभिकारक में 1, और RHS यानी उत्पाद में भी कितना है Zn 1 है, तो Zn तो संतुलित है। अब है Ag अर्थात सिल्वर, Ag इधर कितना है 1, और इधर Ag कितना है 1, तो सिल्वर भी संतुलित है। NO3 इधर कितना है नाइट्रेट 1, और इधर NO3 कितना है 2, NO3 कितना है 2, यानी कौन असंतुलित है, नाइट्रेट। तो पहले नाइट्रेट को हमको बराबर करना है, यानी नाइट्रेट को कितना करना होगा, इधर 2 है तो उधर भी 2 होना चाहिए, तो इधर हम 2 से गुना कर देंगे। तो 2 से जब गुना करेंगे तो क्या हो गया, नाइट्रेट तो 2 हो गया, लेकिन Ag सिल्वर भी 2 हो गया, और इधर सिल्वर कितना था 1, यानी अब सिल्वर को भी 2 करना होगा, इसलिए आप सिल्वर को 2 से गुना कर दिए, तो सिल्वर संतुलित हो गया और नाइट्रेट भी संतुलित हो गया। जिंक तो पहले से 1-1 थे, यानी ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित। आप संतुलित करने के बाद एक बार अच्छे से जांच लें कि वो जो अभिकारक में जो तत्व मौजूद हैं उनके कितने परमाणु इस अभिक्रिया में हैं, और उत्पाद में जो तत्व हैं उनके कितने परमाणु इस अभिक्रिया में हैं। अगर बराबर हो जाए तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गए। अब चलिए हम देख सकते हैं, इसे देखते हैं हम लोग। ये देखिए संतुलित रूप से मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखिए संतुलित रूप से लिखा हुआ है। हम लोग देखते हैं इसे, Zn अभिकारक में कितना 1, उत्पाद में Zn कितना 1, Zn जो है अर्थात जिंक संतुलित। अब Ag कितना है, यहाँ पर 2 से ये मल्टीप्लाई है, यानी Ag कितना है 2, सिल्वर 2 है, और इधर भी Ag कितना है 2, यानी सिल्वर भी संतुलित है। नाइट्रेट 2, देखिए NO3 अगर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, तो नाइट्रेट अभिकारक में कितने हैं 2, और उत्पाद में भी नाइट्रेट कितने हैं 2। आप देख सकते हैं सब कुछ संतुलित हो गए, है ना, सभी तत्वों के जो परमाणु हैं वो संतुलित मात्रा में है, इसलिए यह समीकरण क्या हो गया, संतुलित। अब हम लोग अगले उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगले उदाहरण को अगर हम देखें तो अगले उदाहरण को जैसा कि आप देख सक रहे हैं स्क्रीन में, क्या है, बेरियम क्लोराइड, है ना, कि अभिक्रिया पोटेशियम सल्फेट के साथ बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये शब्द समीकरण है, तो हमने यहाँ कंकाली समीकरण लिखा। अब इसे हमको संतुलित करना है, संतुलित करने के लिए हम लोग देखेंगे तो बेरियम इधर कितना है
Ba इधर कितना है 1 और इधर Ba कितना है 1, ये तो संतुलित है। क्लोरीन इधर कितना है 2 अभिकारक में और इधर क्लोरीन कितना है 1, यानी क्लोरीन जो है वो असंतुलित है ना। अब K2 यानी पोटेशियम जो है वो इधर कितना है 2 और इधर K कितना है 1, यानी पोटेशियम भी असंतुलित है। SO4 कितना है 1 और इधर SO4 कितना है 1, तो कौन असंतुलित है? क्लोरीन और पोटेशियम, क्लोरीन और पोटेशियम, यही ना, यही तो। अब देखिए क्लोरीन भी 2 कर देना है हमें उत्पाद में और पोटेशियम को भी 2, तो यहाँ 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऐसे आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पोटेशियम 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया और इधर ये 2 2 थे, बाद बाकी 1 1 तो है, यानी ये रासायनिक समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संतुलित, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अलग से, है ना। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगले 2 उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 9, तो उदाहरण नंबर 9 को आप देखें तो उदाहरण नंबर 9 में आप क्या देख पा रहे हैं? उदाहरण नंबर 9 में अगर आप देखें तो एल्युमिनियम की अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड से, एल्युमिनियम की अभिक्रिया किससे? कॉपर क्लोराइड से होती है। तो एल्युमिनियम क्लोराइड और कॉपर का निर्माण होता है। तो ये शब्द समीकरण है, उसका कंकाली समीकरण हमने यहाँ लिखा। अब मैंने यहाँ बॉक्स नहीं दिया है ना। तो अब क्या करना है, हमें देखना है एल्युमिनियम इधर कितना है अभिकारक में 1 और उत्पाद में कितना है 1 एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम संतुलित है। कॉपर Cu कितना है 1 और इधर कॉपर कितना है 1, यानी कॉपर भी संतुलित है, ठीक है। अब क्या बचा? तो क्लोरीन, तो क्लोरीन इधर कितना है 2 और इधर क्लोरीन कितना है 3। अब देखिए 2 और 3 आ गया, है ना। तो 2 3 6, यानी क्लोरीन को कितना करना है 6 करना है। क्लोरीन को कितना करना है 6। मैंने आपको बताया था कि इसका एलसीएम ज़्यादातर जो है एलसीएम देखेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 6, यानी हमको 6 या फिर 12 बनेंगे, है ना। तो क्या करते हैं हम लोग, तो 6 करना है। तो देखिए 6 करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर 3 क्लोरीन है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो गया, क्लोरीन 6 हो गया। तो अब एल्युमिनियम भी 2 हो गया, तो एल्युमिनियम इधर 2 गया तो उधर भी 2 करना होगा, तो एल्युमिनियम 2 कर दिए हम लोग पहले, है ना। अब क्लोरीन इधर 6 हो गया है तो उधर भी 6 करना है। तो क्लोरीन 2 था, यहाँ 3 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, क्लोरीन हो गए 6। तो क्लोरीन भी संतुलित हो गया, एल्युमिनियम भी संतुलित। अब कॉपर इधर कितना हो गया 3 और इधर कितना है 1, तो इसलिए आप इसे 3 से गुना कर दीजिए और कॉपर भी संतुलित हो गए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखा गया है। अब अगला उदाहरण जो है लास्ट उदाहरण है ना, 10वां उदाहरण, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब अभिक्रिया करता है किसे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण, है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH का Hol2 हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CaCO3 और H2O। कंकाली समीकरण लिखा मैंने, ऊपर शब्द समीकरण था, ये कंकाली समीकरण लिखा। अब इसे हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग देखेंगे पहले कैल्शियम कितना है इधर 1 और उत्पाद में कितना है कैल्शियम 1, तो कैल्शियम संतुलित है फिलहाल, है ना। OH का Hol2, तो यहाँ तो OH तो सीधा नहीं मिल रहा है, यानी यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, है ना। तो इधर ऑक्सीजन कितना है 2 3 और 1 4, ऑक्सीजन कितना है 4, ठीक है। तो ऑक्सीजन असंतुलित है अभी, सॉरी 1 मिनट, ऑक्सीजन इधर काउंट करने में मिस्टेक है, इधर 2 और ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड का 2, ऑक्सीजन 4 है इधर, है ना। तो ऑक्सीजन इधर भी 4 है, इधर भी 4, यानी ऑक्सीजन संतुलित है। हाइड्रोजन इधर कितना है 2, है ना, और RHS में हाइड्रोजन कितना है 2। यहाँ तो हम क्या देख सकते हैं कि पहले कैल्शियम 1 था तो उत्पाद में भी जो है कैल्शियम 1 है, ऑक्सीजन जो है अभिकारक में 4 था तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन 4 है। और अगर फिर हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन अभिकारक में 2 था और उत्पाद में भी कितने हैं 2 है ना। कार्बन को देखा जाए तो कार्बन कितना है इधर 1 और इधर कार्बन कितना है 1, तो सब तो संतुलित हैं, सभी बराबर मात्रा में है, अर्थात ये रासायनिक समीकरण पहले से ही संतुलित है। इसे हमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसके रासायनिक समीकरण क्या होगा, यही हो जाएगा। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ये कुल 10 उदाहरण हो गए 2 वीडियो के माध्यम से। अब आप जो है इन्हीं समीकरणों को जो है
जो है वीडियो को बीच में आप रोक कर खुद से संतुलित करने का प्रयास करें, और नहीं होता है तो फिर से वीडियो को देखें। इस तरीके से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे। रासायनिक समीकरण संतुलित करना आपके लिए काफ़ी आवश्यक है। इसे अगर आप सीख जाते हैं तो आपके एनुअल एग्जामिनेशन में 3 नंबर या तो 5 नंबर फिक्स हो जाते हैं। इसलिए इसे आप अच्छे से सीखें, यही मेरी आशा है आप लोगों से। धन्यवाद। और मैं वीडियो जो है इसके बाद कुछ नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द अपलोड करने का प्रयास करूँगा। अगर आपको पसंद आते हैं मेरे वीडियोस तो लाइक करें। लाइक करने से मुझे यह पता चल जाएगा कि हाँ, लोगों को पसंद आ रहे हैं जो मैं कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ। और सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।